So we'll start with first chapter of 12th. Sequentially ये first chapter of part 2 है आपका, which is electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको याद होगा पार्ट 1 हम लोगों ने 11 में देखा था, तो टुडे द फर्स्ट लेक्चर विल बी डेडिकेटेड टू रिवीजन ऑफ पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम में ही है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट एंड द फेनोमेना दैट दे प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑन सो फोर्थ. तो इस पूरे चैप्टर में हम चार्जेस विच आर एट रेस्ट उसकी ही बात करने वाले हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में दैट वाज इन योर 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि आपका स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 पार्ट कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. जेई नीट के लिए दोनों ही पार्ट लगने वाले हैं. तो हमने 11th में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 कवर किया था, उसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक था दैट वाज कूलम्ब्स लॉ, एंड वी विल बी ओनली रिवाइजिंग important topics, not all of them. तो कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, और बाय द वे 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ पॉइंट चार्जेस की ही बात करता है. चार्जेस आर ओनली इन अ सिंगल पॉइंट. तो इफ़ यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस, अब ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस. अगर दोनों लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब सेम टाइप के, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, रिपल्सिव. अगर अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance between them. जब आप proportionality का साइन हटाओगे तो you write down a constant, और ये constant कैपिटल K है. ये जो constant of proportionality है where K is constant of proportionality, ये constant of proportionality की वैल्यू 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है. नंबर 1, कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग एसआई सिस्टम और यू आर यूजिंग सीजीएस सिस्टम. नंबर 2, सराउंडिंग मीडियम क्या है. चार्जेस के सराउंडिंग में एयर है तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, कुछ और मीडियम है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, के की वैल्यू. तो जो के का वैल्यू है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे. नंबर 1 इज़ सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड एंड नंबर 2 इज़ सराउंडिंग मीडियम. तो इफ़ remember, if surrounding medium is air or vacuum, if surrounding medium is air or vacuum, vacuum को free space भी बोलते हो, and system of units used is SI, system of units is SI, तो जो K होता है, K उसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन 0 इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और इस परमिटिविटी की वैल्यू अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, कितना होता है याद आपको, 8.85 × 10⁻⁻12. ऑफकोर्स ऐसा है. तो जब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 8.85 × 10⁻12 और उसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है 9 × 10⁹. यूनिट्स पे मैं आता हूँ बाद में, यूनिट्स तो हम निकालेंगे ही, पर याद रखना इफ़ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड इज एसआई एंड द सराउंडिंग मीडियम इज एयर और वैक्यूम, तो के की वैल्यू आती है 9 × 10⁹. और अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने सीजीएस यूज़ किए तो उस केस में के की वैल्यू होती है 1. और रिमेंबर सीजीएस यूनिट में, जैसे एसआई यूनिट में चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, वैसे सीजीएस में चार्ज इज मेजर्ड इन समथिंग कॉल्ड एज ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू. उस केस में के की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि नीट में क्वेश्चन था ऐसा और ईएसयू का मतलब ही नहीं पता था, और वो पता नहीं था इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ. तो रिमेंबर ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट विच इज़ CGS यूनिट ऑफ चार्ज.
तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्रोवाइडेड सराउंडिंग मीडियम इज एयर। अब ये जो k है इस पे भी नीट का एक PYQ है, क्योंकि नीट में मोस्टली तुमको डायमेंशंस पूछते हैं, ऐसा यूनिट्स पूछते हैं। तो ये जो तुमने लिखा f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 विच इज़ k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मिल जाएगा f r स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2। तो इसका ऐसा यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का ऐसा यूनिट आएगा। फोर्स किस में मेजर होता है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, चार्ज कूलम और कूलम तो कूलम स्क्वायर। और डायमेंशनली स्पीकिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन आएगा फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन चार्ज इंटू चार्ज का डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं m1 l1 t-2। तो फोर्स के डायमेंशन आएंगे आपके m1 l1 t-2। डिस्टेंस क्या होता है l2। चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, बट यू नो करंट इज चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इज करंट इंटू टाइम। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि डू यू रिमेंबर SI सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे 7, कौन से 7? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फंडामेंटल नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो आपको करंट मतलब A और टाइम मतलब T और चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर। तो डायमेंशनली ये आपको मिल जाएगा m1 l3 t-4 एंड a-2। ये आ गया आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डायमेंशंस। गुड, तो इतना बेसिक तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने डिफाइन किया था समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी और which is also known as dielectric constant। अब ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इमेजिन हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। ऑफ कोर्स चार्जेस आर एट रेस्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डोमेन में है तो चार्जेस तो रेस्ट पे ही रहने वाले हैं। ये दो चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r और इनिशियली दे आर केप्ट इन सर्टेन मीडियम। तो सराउंडिंग में एयर या वैक्यूम नहीं है, देयर इज सम अदर मीडियम। तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम इट इज गिवन बाय 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन 0 मत लिखना, जस्ट राइट डाउन एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन काम क्या करता है वो भी समझ लो। दो चार्जेस जब एयर में थे तो उन चार्जेस में फोर्स की कुछ वैल्यू थी, और वही दो चार्जेस को मैंने मीडियम में रख दिया तो फोर्स की वैल्यू सेम नहीं होती है, तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। वो हमको कौन बताता है? ये पैरामीटर, इसका नाम क्या है? परमिटिविटी। क्या नाम है इसका? सिर्फ यहाँ पे परमिटिविटी को तुम बोलोगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम होता तो इसको क्या लिखते? एप्सिलॉन 0। और उसको क्या बोलते? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बट व्हेन द चार्जेस आर इन सम अदर मीडियम तो हम लोग क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बाकी सब सेम है, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ओके, नाउ इमेजिन मैंने यही दो चार्जेस लिए इतने ही डिस्टेंस पे, सिर्फ इनको एयर में या वैक्यूम में रख दिया। दिस वाज इन सर्टेन मीडियम, सम मीडियम, एंड दिस इज व्हेन दे आर इन एयर और वैक्यूम। तो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस? फोर्स बिटवीन देम व्हेन इन वैक्यूम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। छोड़ दो उसको, लेट इट बी। क्लियर यहाँ तक? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। सिर्फ एप्सिलॉन 0 लिखा है क्योंकि सराउंडिंग क्या है? व्हाट इज सराउंडिंग? एयर और वैक्यूम। अब व्हेन यू डिवाइड दीज टू
मतलब फोर्स बिटवीन द चार्जेस, और याद रखना वो चार्जेस सेम थे, डिस्टेंस भी सेम था, सिर्फ एक केस में मीडियम था, दूसरे केस में वैक्यूम है। इनको जब डिवाइड करोगे तो 1/4π Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन 1/4π0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 4π Q1 Q2 आर स्क्वायर हो गया, कैंसल आउट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गो अप, तो यू गेट फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू ε0 अपॉन एप्सिलॉन। पक्का पक्का, श्योर 100%। तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेता हूँ मैं, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन ε0। और ये जो रेशो आया तुम्हारा एप्सिलॉन अपॉन ε0, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन अपॉन ε0 को या तो तुम बोलोगे रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, या फिर स्मॉल के विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो स्मॉल के और कैपिटल के में डिफरेंस है। कैपिटल के ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन कूलम्स लॉ, एंड स्मॉल के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इसके दो डेफिनेशन है। इट इज़ द रेशो ऑफ, किसका रेशो है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इफ यू नोटिस इट इज also the ratio of force between two charges when they are in vacuum to that of force between them when they are in medium। तो दो डेफिनेशन बन गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ absolute permittivity of the medium to that of permittivity of free space, or it is a ratio of force between two charges when they are kept in vacuum to that of force between them when they are kept in medium। याद रखना। अब ये क्यों याद रखना, उसका भी रीज़न है। इफ़ यू नोटिस ये एप्सिलॉन आर या फिर के, ये तुम्हारा आया फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इन मीडियम। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम विल बी फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। एयर को छोड़ के, मतलब वैक्यूम को छोड़ के, बाकी सब मीडियम के लिए के की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। फॉर एग्जांपल फॉर वाटर के की वैल्यू होती है 80। तो मुझे बताओ, अगर मैं दो चार्जेस को वाटर में रखता हूँ और दो चार्जेस को वैक्यूम में रखता हूँ, तो फोर्स कौन से केस में ज़्यादा होगा? वैक्यूम, क्योंकि जब तुम वाटर में रखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 80। तो फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इन वैक्यूम अपॉन 80, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम। तो ये भी PYQ क्वेश्चन है, वेयर दे हैव आस्क्ड यू द फोर्स बिटवीन two charges is maximum when they are kept in air, when they are kept in water, when they are kept in glass, none of these। तो फोर्स कब ज़्यादा होगा, मैक्सिमम कब होगा? when they are in vacuum और air। Good। अब we want to see, as you remember, थोड़ा सा याद होगा आपको 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर का नाम याद है क्या आपको? क्या था? हाँ, मैथमेटिकल मेथड्स। उसमें यू हैव लर्न टू थिंग्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दूसरा था कैलकुलस। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स कौन से टाइप का क्वांटिटी है? वेक्टर, तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर नोटिस तुमने किया होगा, हमने अब तक फोर्स का सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, हमने कहीं पे भी फोर्स का डायरेक्शन बताया क्या? नहीं। तो हमको कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व नहीं होंगे। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बेसिक फार्मूलाज डेवलप करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो नॉर्मली हम सब चार्जेस को पॉजिटिव मान के करेंगे। वी डू नॉट टेक नेगेटिव चार्जेस वाइल डिराइविंग बेसिक फार्मूला। तो यहाँ पे अजम्पशन है कि ये दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है। अब नोटेशन याद रखना, व्हेन आई राइट डाउन F12,
तो जो नंबर पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, और जो नंबर बाद में लिखा है वो फोर्स लगा रहा है। तो F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ F21, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन 2। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 2। और कौन एक्सर्ट कर रहा है? 1। दोनों केस में मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। देन हम लोग डिफाइन करेंगे दो यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर होगा R12 कैप, एंड यू शुड रिमेंबर व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन है तो वेक्टर कहाँ से बना वो? इट हैज मैग्नीट्यूड 1 इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इस टाइप के वेक्टर्स हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि जब हमको डायरेक्शन बताना हो, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट। इसी को मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, तो आई कैन से 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, बिकॉज आई कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट। तो माइनस आई कैप कौन होगा? वेस्ट, राइट, करेक्ट। व्हाट विल बी नॉर्थ? जे कैप, और साउथ माइनस जे कैप। तो ये जो कैप वाले वेक्टर्स होते हैं वो हम लोग सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए उनका मैग्नीट्यूड होता है 1। सो कैप वाले जो भी वेक्टर देखेंगे दे हैव मैग्नीट्यूड 1 बट दे हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो R12 कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, and then we will define one more vector R21 cap which has direction from 2 to 1। तो जब तुम बोलते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन लगा रहा है? दोनों चार्जेस सेम टाइप के है क्या? हाँ। तो अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, तो डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? अपोजिट, मतलब 2 से 1, क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा था? 1। कौन लग रहा था? 2। रिपल्सिव फोर्स है, तो 2 1 को अपने से दूर पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? हाँ, तो इट इज पुशिंग Q1 अवे। तो इस केस में यहाँ पे तुमने 1 2 लिखा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 क्या है? और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स किस पे लग रहा है? 2। कौन लगा रहा है? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? तो 1 इज पुशिंग इट अवे, मतलब 1 से 2। तो यहाँ पे लिखोगे R12 कैप। तो याद रखने के लिए, अगर चार्जेस सेम टाइप के हो, इधर 1 2 तो इधर 2 1 तो यहाँ पे, गुड। एंड ऑल्सो एज यू सी R12 और R21 कैप दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, इसलिए माइनस लिख दिया। Therefore, what was F12 if you remember? 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 कैप। लेकिन तुमने ही यहाँ पे बोला कि जो R21 कैप है ये क्या है? नेगेटिव ऑफ R12 कैप। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, F12 बार इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। इसको क्या लिखेंगे? माइनस R12 कैप। बट ये जो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप है, ये कौन था? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, करेक्ट। तो डू यू सी F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज माइनस ऑफ F21 विच इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट। तो इफ यू नोटिस F12 और F21 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। होना भी चाहिए। अगर 1 को 2 रिपेल करे तो अपोजिट भी 2 है। 1 को कौन रिपेल कर रहा था? 2। तो 2 को कौन रिपेल करेगा? एक्शन रिएक्शन की वैल्यू सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। गुड। इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, समथिंग कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब ये सुपरपोजिशन क्या होता है? अब तक हम सिर्फ 2 चार्जेस की बात कर रहे थे, लेकिन इफ़ यू हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है, n चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
हमको किसी भी एक चार्ज पे बाकी सब चार्जेस मिलके कितना टोटल फोर्स लगा रहे हैं वो निकालना है. तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. तो अब कोई भी एक चार्ज सेलेक्ट कर लो. यू कैन टेक फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, विच एवर यू वांट. चलो पहला ही ले लेते हैं. तो पहले पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और nth, राइट. पहले पे सेकेंड जो फोर्स लगाएगा F12 डायरेक्शन क्या होगा? 2 to 1. थर्ड जो लगाएगा क्या होगा? 3 to 1. फोर्थ 4 to 1 और ये n to 1. गुड. तो रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस द फोर्स ऑन एनी चार्ज is the vector sum of sum मतलब addition is the vector sum of force on that charge due to all other charges. तो तुम क्या करोगे? पहले F12 निकालोगे. जब तुम F12 फाइंड कर रहे हो तो बाकी सारे चार्जेस को निगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है. फिर क्या फाइंड करोगे? F13. और जब आप F13 फाइंड कर रहे हो तो बाकी सारे चार्जेस को क्या करोगे? इग्नोर करोगे. ऐसा तुम एक एक करके सारे फोर्सेस कैलकुलेट करोगे और सबको क्या कर दोगे? ऐड. इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. इन अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर, क्योंकि वेक्टर लिखा है, सम ऑफ फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इंडिविजुअली. क्लियर? और रिमेंबर, कोई भी चार्ज खुद पे फोर्स लगाता है क्या? नहीं. इसलिए F11 दिखा क्या तुमको यहाँ पे? नो. अगर F2 निकालना होगा तो F21 प्लस F23 प्लस F24. F22 लिखेंगे क्या? तो सेम गोज विद ग्रेविटेशन ऑल्सो. तो ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है. अब एज यू नो, तुमको पता है व्हाट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर. अभी R12 क्योंकि R12 R13 R14 R1n डिस्टेंस सेम नहीं है, इसलिए लिखना पड़ेगा R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2. और यहाँ पे लिखते वक्त R21 कैप, क्योंकि तुम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप, सो ऑन सो फोर्थ. चलता जाएगा n पार्टिकल्स तक. देन सब में क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. वो कॉमन निकाल लिया. मुझे पता है Q1 भी कॉमन है, मैंने निकाल रहा कॉमन, रहने दो उसको. ओके. तो क्या लिखोगे? Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस 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 प्लस. गुड. अब अगर मेरे पास 1000 चार्जेस होंगे तो क्या मैं ऐसे 1000 टर्म लिखूंगा क्या? नहीं. 1000 - 1 तो इतने टर्म्स लिखेंगे नहीं ना हम लोग. तो फिर हम लोग क्या करते हैं? वी यूज समथिंग कॉल्ड एज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. तो जब लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन हो तो आपको ऐसा एक साइन यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं समेशन. इफ यू नोटिस 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसा आएगा ना. तो Q1 QJ. अब J क्यों लिखा? क्योंकि 1 1 1 तो फिक्स था, लेकिन जो सेकेंड टर्म है वो 2 3 4 ऐसा हो रहा है. अपॉन क्या लिखोगे? R1J स्क्वायर RJ1 कैप. कैप कैप स्क्वायर कहाँ से आएगा? कैप आएगा ना, डायरेक्शन. J की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? n तक. यहाँ पे J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 से. फिर क्या हुई? 3. 1 था क्या? नहीं था ना, नहीं था, 1 नहीं था. तो रुको, वो J कैनॉट बी इक्वल टू 1 ऐसा बोल देंगे. मतलब J की अगर पहली वैल्यू 1 आ गई तो छोड़ दो, दूसरा लो. दूसरा कौन सा है? 2. फिर क्या है? 3. फिर क्या है? 4. अब ये तो हमने फोर्स किस पे निकाला? पहले पार्टिकल पे. दूसरे पे भी निकाल सकते थे. दूसरे पे निकालो तो क्या लिखोगे? 2. यहाँ पे क्या लिखोगे? 2. यहाँ क्या लिखोगे? 2. यहाँ क्या लिखोगे? 2. बराबर. और यहाँ क्या लिखोगे? 2. एक काम करो, इन जनरल ith पार्टिकल के लिए, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, ith पार्टिकल, तो फोर्थ ऑन ith पार्टिकल यहाँ पे क्या लिखेंगे? QI. यहाँ पे क्या लिखेंगे? I. यहाँ पे क्या लिखेंगे? I. और यहाँ क्या लिखेंगे? I. तो ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स. याद रहेगा, क्योंकि जब
क्वेश्चंस आते हैं तो मैनी टाइम्स तुमको ऑप्शंस में समेशन फॉर्म भी दे सकते हैं. तो फोर्स ऑन एनी पार्टिकल आई ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स इज 1/4 pi epsilon 0 summation qi qj upon rij square rji cap j runs from 1 to n and j is not equal to I. ओके गुड. इसके बाद हमने देखा था समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है थोड़ा अच्छे से सुन लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये समझा तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन बनाता है जिसमें दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स. उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं? तो एवरी चार्ज हैज़ अ रीजन सराउंडिंग इट in which another charge experiences force and this region is called as electric field. Remember, लेकिन ये तो theoretical definition है and I want formula. तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी समझ लो. सबसे पहले ये जो चार्ज है जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसको मैं बोलूँगा सोर्स चार्ज. क्या बोलूँगा? सोर्स. बुक्स में आपको ऐसा दिया नहीं है, बुक्स पूरा पढ़ के फिर मार्क्स नहीं आता ना, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझते जाओ. इसने एक रीजन बनाया जिसमें अगर मैं दूसरा चार्ज लाता हूँ Q2, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स. इसको बोल देंगे टेस्ट चार्ज. तो जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो कौन है? सोर्स. और जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन है? टेस्ट. याद रखना. अब बाय डेफिनेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने के लिए जो हमको पता है वहीं से स्टार्ट करते हैं. डू वी नो कि दो चार्जेस में फोर्स कितना है? पता है क्या? कितना है बताओ? 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. नाउ रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बनाने के लिए जो टेस्ट चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू को कर दो यूनिट पॉजिटिव. यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस. तो Q2 की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग? +1 कूलम. क्या कर देंगे? तो अगर Q2 की वैल्यू मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी हुई? +1 कूलम. तो इसी फोर्स के फॉर्मूला को हम बोल देते हैं फील्ड. तो सिर्फ Q2 की वैल्यू क्या कर देंगे? +1. और इस Q को क्या बोल देंगे? E. डेफिनेशन कैसे बना फिर? तो डेफिनेशन ऐसा बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कितना चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन इज फोर्स, लेकिन फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? +1 कूलम चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस है. फोर्स में दोनों चार्जेस का क्या था? प्रोडक्ट. यहाँ पे एक ही चार्ज है. तो फोर्स में दो चार्जेस आएंगे Q1 Q2 और डिस्टेंस होगा स्क्वायर r स्क्वायर. और फील्ड में क्या आएगा? एक चार्ज अपॉन r स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? श्योर क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू क्या कर दी हमने? +1 कूलम. और डिफाइन कैसे किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय विच चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अब ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है ही नहीं, मेरे पास चार्ज की हर वैल्यू है लेकिन +1 कूलम नहीं है. तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 ना. तो दोनों साइड को डिवाइड कर दो Q2 से. Q2 से डिवाइड करने से क्या हुआ? ये क्या हो गया? कैंसल. तो ये कैंसल हो गया. तो ये क्या बन गया? फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला बन गया आपका. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. सिर्फ ध्यान देना अच्छे से, जिस पे फोर्स लग रहा था उससे डिवाइड किया. तो यहाँ पे कौन बचा? सोर्स. तो फील्ड किसका है? सोर्स का. राइट. तो अगर Q1 ये सोर्स है जो फील्ड जनरेट कर रहा है तो Q2 कौन है? टेस्ट. उल्टा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है कि फील्ड किसका है? सेकेंड का. तो सोर्स कौन है? सेकेंड. तो टेस्ट कौन है? फर्स्ट. तो ऐसा लिखोगे 1/4 pi epsilon 0 Q2 by r square. सिंपल.
करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास दो फॉर्मूला बन गए इन जनरल। तो इन जनरल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूला है। एक है 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और एक है 4th टेस्ट चार्ज। गुड, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझा है तो फिर अगला समझ में आएगा। आज पहले यूनिट्स बना लेते हैं। SI यूनिट्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज। अच्छा एक बताओ, ये कौन है? फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये कौन है? चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो बन गया न्यूटन पर कूलम। और व्हाट अबाउट डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट विल बी डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ चार्ज। फोर्स का डायमेंशंस क्या है? m1 l1 t-2। और चार्ज के क्या होते हैं? a1 t1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस ये, और एक PYQ है तुम्हारा, m1 l1 t-a, ये आगे डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? अब और एक चीज़ जो बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बताने से पहले लेट मी चेक कि तुमको 11वीं का कितना याद है। What do you understand by this? वो तो मैंने लिखा a बार इक्वल टू b बार, तो वो तो मुझे पता है कि a बार इज इक्वल टू b बार। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। वैसे इसके बहुत कुछ मतलब होते हैं। सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, yes, components are also equal. ax equal to bx, ay equals to by, az equals to, I hope you remember what are components of a vector. वेक्टर को तुम पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर तो 2 पार्ट्स बनेंगे, और 3D वेक्टर तो 3 पार्ट बनेंगे। गुड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। What do you understand by this? Same direction but different magnitudes. Very good. So similarly, what do you understand by this? Opposite कहाँ से आया? माइनस है क्या इधर? Same direction but different magnitudes. तो A बार को लिख दो E, B को लिख दो F, और M को लिख दो Q, क्योंकि हमने अभी लिखा ना इन जनरल, हमने अभी ऐसा लिखा कि नहीं? इन जनरल E इक्वल्स टू F/Q। तो पहले चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे फोर्स है, और फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो अगर राइट हैंड साइड वेक्टर तो लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है फिर बताओ? जो डायरेक्शन फोर्स का है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। गुड। तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सेम डायरेक्शन। अब इतना समझा है तो देन वी कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये आपको मैग्नेटिज्म में भी काम में आएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको अभी बोला जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक, आई टोल्ड यू कि अगर इनिशियली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे चार्जेस को कौन सा टाइप का लेते हैं? पॉजिटिव कि नेगेटिव? मान लो ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, लेट अस से Q1, ये फील्ड जनरेट कर रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? Q2। और Q2 की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग? +1 कूलम। डेफिनेशन है ना वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। फोर्स अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव? फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है और कौन लगा रहा है? डायरेक्शन बताओ। 1 से 2 कि 2 से 1? 1 से 2। अरे जो फोर्स लगाएगा वो अवे पुश करेगा ना, हाँ, तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? Q2। लगा कौन रहा है? तो डायरेक्शन क्या है? 1 से 2 मतलब क्या है? अवे। क्या है? और मैंने अभी बोला जो डायरेक्शन फोर्स का वो डायरेक्शन फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज ये टूवर्ड्स है कि अवे है? अवे। अभी याद रखना इसके बाद से हमेशा, whenever you see a positive charge, the direction of electric field line is away.
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ आफ्टर अ वाइल. नाउ इमेजिन इंस्टेड ऑफ ये जो चार्ज पॉजिटिव था Q1, इसको अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ और जो टेस्ट चार्ज है वो अभी भी पॉजिटिव ही है, तो फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स होगा कि अवे होगा? टूवर्ड्स. तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स. ओके गुड. अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं. ट्विस्ट, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और एक टेस्ट चार्ज है जो पॉजिटिव है. तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो अवे. और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, तो टूवर्ड्स. तो ये चार्ज का जो पाथ होगा वो ऐसा होगा, राइट. इस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और ये जो पाथ फॉलो किया, वापस एक बार बता रहा हूँ, जब मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? अवे. और सिर्फ नेगेटिव का क्या था? टूवर्ड्स. लेकिन अब दो चार्ज है तो डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव. लेकिन हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो वो कैसे फाइंड करते हैं? अगर मुझे इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. यहाँ पे फाइंड करना तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. यहाँ पे फाइंड करना तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज अ कर्व. Tangent drawn to which at any point gives the direction of electric field at that point. Okay, last second bench, last second. Good morning. It is actually good afternoon. Afternoon maybe 26 minutes ऊपर हो गए. And do you remember I have fixed the place where you sit, where you will sit for next 1 year. नहीं, first few benches. और ये तो पूरा ही खाली है. नहीं चलेगा. सोना है तो घर पे सो, यहाँ पे क्यों? आपको देख के मेरे को जेलस फील होता है कि आई कैन आल्सो हैव गुड स्लीप. डू नॉट मेक मी जेलस प्लीज. गुड. वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. रिमेंबर, इट इज अ कर्व tangent drawn to which at any point gives the direction of electric field at that point. क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सिर्फ पॉजिटिव का फील्ड डायरेक्शन था अवे, सिर्फ नेगेटिव था टूवर्ड्स. लेकिन जब दो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है. फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, ही फाउंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइंस, जिसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिस पे वापस नीट में बहुत क्वेश्चन आए. JEE में डायग्राम ग्राफ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन नीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देना. आपको ऐसा डायग्राम दे देंगे, आपको बोलेंगे बताओ कौन सा राइट. सबसे पहले मेरे पास अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ रखता तो वो ये पाथ फॉलो करता. अगर मैं यहाँ रखता तो वो दूसरा पाथ फॉलो करता. अगर उसको यहाँ से स्टार्ट करवाते तो वो ये पाथ फॉलो करता. यहाँ पे होता तो ऐसा पाथ फॉलो करता. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इन ऑल द केसेस द लाइंस आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सिमिलरली यहाँ से भी वैसा ही आने वाला है, सेम थिंग. पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव. गुड. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगे. पहला तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 2, कहीं पे भी मैंने इंटरसेक्शन दिखाया नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अब ये क्यों आया? क्योंकि मैंने अभी बोला कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या ड्रॉ करोगे? टैंजेंट. इमेजिन दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो गए, ऐसा इमेजिन कर लो. इमेजिन दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. अब प्रॉब्लम ये होता है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम दो टैंजेंट है,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हो नहीं सकता. प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, मैंने ये जो कंडक्टर है जहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट की है या जहाँ पे फील्ड लाइन एंड हुआ है, तो हमेशा ये परपेंडिकुलर दिखाया है 90 डिग्री, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट और एंड एट द surface ऑफ कंडक्टर नॉर्मल टू इट. नंबर 4, इफ़ यू नोटिस, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कंडक्टर के अंदर दिखाया ही नहीं है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होते वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. प्रॉपर्टी नंबर 5, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, which means if the value of electric field is higher, so the lines are crowded. और अगर यहाँ पे लूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? कम. तो these are the properties that you should know. इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड नीट में क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल फॉर्म में. आपको बोल देंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फील्ड लाइंस. 4 ऑप्शन दे देंगे और ऑफ कोर्स 4 में से एक करेक्ट होगा. इसके बाद यू मस्ट नो समथिंग called as types of electric fields. So there are different types of electric fields. टोटल 3 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं. एंड रिमेंबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा आपको मैग्नेटिज्म में आएगा, विच विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जैसे तुम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, बाद में तुम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे. पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. What is the meaning of uniform electric field? What do you mean by uniform? Same everywhere. तो अगर मैं एक रीजन में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, सेम मिल रही है और डायरेक्शन भी सेम मिल रही है, तो ऐसे फील्ड को क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, देन सच अ फील्ड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स यूज़ करते हैं ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. मुझे अगर दिखाना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम है, तो मैं सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करूँगा ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. और आपको याद है मैंने अभी बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है? नेगेटिव. तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देन यू हैव नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. non-uniform electric field. non-uniform का मतलब होता है a field which is not same everywhere. अब इसमें 3 केसेस बनते हैं. एक ऐसा हो सकता है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है. हो सकता है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. क्वाइट पॉसिबल. ऐसा भी हो सकता है दोनों भी सेम नहीं है. तो इट इज पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम नहीं है. तो ऐसे टाइप, तीनों टाइप को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म. क्या बोलेंगे? non-uniform. So the magnitude and direction both are not same. तो non-uniform electric field में either the direction is not same or the magnitude is not same or both are not same. तीसरे टाइप का फील्ड था, अगर याद होगा तो रेडियल फील्ड. मैंने ऐसे अगर याद होगा मतलब तुम अगर यहाँ 11 में थे तो तुमको याद होगा. नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी पता कर लो, इसलिए वी आर रिवाइजिंग. अब रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 टाइप के फील्ड होते हैं. एनी वन ऑफ यू रिमेंबर विच 2 टाइप्स? आउटवर्ड्स एंड, यस, मतलब बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्जिंग एंड कॉन्वर्जिंग. रेडियली आउटवर्ड्स एंड रेडियली इनवर्ड्स. तो एक होता है डाइवर्जिंग फील्ड, जिसको नॉर्मली बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स.
और एक होता है कॉन्वर्जिंग फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियली इनवर्ड्स। ये तो मैंने आपको आज ही बताया। व्हेन आई आस्क्ड यू कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अवे। क्या है? व्हेन यू से अवे तो अवे इन ऑल डायरेक्शन होता है ना। तो अगर मेरे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे इन ऑल डायरेक्शन। गुड। तो इस डायरेक्शन में अवे, यहाँ पे भी अवे, यहाँ पे भी अवे, यहाँ भी अवे, यहाँ भी अवे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड इफ यू सी इट लुक्स लाइक कि फील्ड लाइंस एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होकर बाहर जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग फील्ड। व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स 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 टूवर्ड्स, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फील्ड्स। उसके बाद व्हाट वी हैव कवर्ड इन योर 11th स्टैंडर्ड वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? नहीं याद। हु रिमेंबर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल? इसी जन्म में, इसी क्लास में 2 महीने पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास, ऑफ कोर्स इसी यूनिवर्स में, नॉट पैरेलल यूनिवर्स, अगर हमारे पास 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस हो, इक्वल बट अपोजिट मतलब +10 कूलम -10 कूलम, +5 कूलम -5 कूलम, +q -q, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो रिमेंबर, 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इधर +10 है, वहाँ पे -5 है, तो डाइपोल नहीं होता है। चार्जेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, +10 -10, +2 -2, +q -q। इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड अ स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। एंड अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल बट परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज नोन एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। और क्योंकि यहाँ पे 2 चार्जेस है तो डिस्टेंस हम हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं, ना इस चार्ज से ना उस चार्ज से। यहाँ से ये चार्ज का डिस्टेंस है L और ये है L। तो रिमेंबर, a straight line passing through the center of dipole and perpendicular to the axis is called as equator of dipole. Then हमने डिफाइन किया था समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि 12th में तुमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है, तो पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इफ यू रिमेंबर, पी से डिनोट करते हैं इसको। भूल गए? It is the product of magnitude of one of the charges, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मॉड मैग्नीट्यूड into distance between the 2 charges. What is distance between 2 charges? L and L, that is 2L. So electric dipole moment is defined as the product of magnitude of one of the charges into distance between 2 charges. और remember, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और इसका ऐसा यूनिट आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? कूलम मीटर। क्या आएगा? कूलम मीटर। इट इज कूलम मीटर। देन इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? चार्ज के डायमेंशंस इनटू लेंथ के डायमेंशंस। चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं? A1 T1 और लेंथ क्या है? L1। तो A1 T1 L1 यहाँ के डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देन इसके बाद हमने देखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field।
आई होप कम से कम तुमको टॉर्क क्या है वो याद है। टॉर्क क्या है पता है? पता है? नो। ठीक है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में, बिकॉज अभी टॉर्क करने गए तो फिर अगले टॉपिक रह जाएंगे अपने। सपोज इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा? लीनियर मोशन। तो फोर्स कैन प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ मोशन? लीनियर मोशन। सिमिलरली a force can also produce rotational motion. The ability of a force to produce rotational motion is called as moment of force, जिसको तुम टॉर्क बोलते हो। एग्जाम्पल, ये जो डोर है, डोर सपोज ये डोर है, इमेजिन दिस इज द डोर। अब अगर मुझे डोर को ओपन या क्लोज करना होगा तो मैं किसी एक पॉइंट पे लगाऊंगा फोर्स, और जिस पॉइंट पे मैं लगाऊंगा फोर्स उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, और जिस डायरेक्शन में मैं लगाऊंगा फोर्स उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। हो सकता है मैंने परपेंडिकुलर लगाया है फोर्स, दिस इज डोर एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स परपेंडिकुलर। हो सकता है मैंने किसी और डायरेक्शन में लगाया होगा। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा वो कौन है? पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा वो कौन है? लाइन ऑफ एक्शन। जब ये डोर रोटेट होगा, रिमेंबर, जब डोर रोटेट होगा तो डोर का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और उन सब सर्कल्स का सेंटर एक कॉमन लाइन पे आएगा। उस कॉमन लाइन को बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आ गया एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। फिलहाल मैं आर से नोट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंगल फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया, तो जब सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ। और मोमेंट ऑफ जहाँ भी लिखा होगा मतलब रोटेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि सिंगल फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया है। इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक नहीं दो फोर्सेस हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा यहाँ पे एट वन एंड, और एक लगा यहाँ पे एट अदर एंड। दीज टू आर इक्वल फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। क्योंकि अगर इक्वल अपोजिट फोर्सेस सेम पॉइंट पे एक्ट हो तो क्या करते हैं? कैंसल। तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं। गुड। तो यहाँ पे दो फोर्सेस मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे? रोटेशन। उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि ये दो कपल है। तो मोमेंट ऑफ कपल, इसका भी दूसरा नाम है टॉर्क। सिर्फ बाय डेफिनेशन यहाँ पे टॉर्क होता है, जैसे यहाँ पे था टॉर्क था प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। यहाँ पे टॉर्क है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस into the perpendicular distance between two forces। ये शॉर्टकट में बताया, बाकी वेक्टर फॉर्म में नहीं बता रहा। अब आगे वापस आएगा तब का तब। फिलहाल रिमेंबर, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो कहाँ रखा है तुमने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और मैं तुमको अभी बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो ये आ गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is your uniform electric field. What is the direction of electric field? From positive to negative। इसमें हमने क्या रखा है? डाइपोल। डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं? दो। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और इन दोनों में डिस्टेंस कितना होता है? 2l। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में एंगल कितना है? थीटा। यहाँ तक समझा क्या? पक्का पक्का? नहीं समझा तो बोल दो, वापस रिपीट कर दूंगा मैं, बट ध्यान दो अच्छे से, आगे काम में आएगा ये। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और नेगेटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा? कहाँ होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगा, और फोर्स होता है Q इंटू ई। अब बोलोगे ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। व्हाट इज फोर्स?
Q इंटू ई, अभी आज ही देखा था, राइट। इस पे भी एक फोर्स लगेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। क्या ये दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है? हाँ। अपोजिट इन डायरेक्शन है? हाँ। अलग अलग पॉइंट में लग रहे हैं? हाँ। तो क्या सिस्टम पर टॉर्क लगेगा? हाँ। और टॉर्क क्या करता है? रोटेट करता है। करेक्ट। हमको बस टॉर्क फाइंड करना है। बाय डेफिनेशन मैंने अभी बताया, टॉर्क जिसको डिनोट करेंगे टाउ से, वो क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मॉड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, आप देखो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए एंगल्स कितने बनने चाहिए? 90। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स को, ये लाइन को पीछे एक्सटेंड कर देंगे और फिर दूसरे फोर्स से इस फोर्स तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते थे, इसको सी बोल देते हैं। तो विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हियर? परपेंडिकुलर ए सी। तो बाय डेफिनेशन टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू ई। इसका भी कितना है? क्यू ई। तो क्यू ई इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कितना है? ए सी। अब मुझे बताओ, मेरे को ना ए सी चाहिए, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना है? क्यों? करस्पॉन्डिंग। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, साइन की कॉस साइन। व्हाट इज साइन थीटा बाय डेफिनेशन? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज ए सी? ए बी इंटू साइन थीटा। लेकिन ए बी की वैल्यू कितनी थी? 2L। तो 2L यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू गेट टॉर्क इक्वल टू Q इंटू ई इंटू 2L इंटू साइन थीटा। लेकिन याद है व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या आ गया? PE साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म है। डू यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स? कौन से दो? डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, एंड क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? इफ आई से ए बार डॉट बी बार, व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा। किसी ने ए बी साइन बोला है यहाँ पे। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड? ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे कौन है? तो ये डॉट है कि क्रॉस है? तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, पी बार क्रॉस ई। ये आ गया टॉर्क। लेना तो पक्का पक्का, गुड। अब हमको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r? 1/4πε0 Q/r²। वो सिंगल पॉइंट चार्ज का है। अब हमको किसका फाइंड करना है? डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। अब जब आप डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहा है, एक्सिस पे कि इक्वेटर पे। तो पहले मैं बोलूँगा एट एक्सियल पॉइंट। पहले हम लोग एक्सिस पे फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे लेने पड़ेंगे दो चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो इसको माइनस क्यू मान लेते हैं, इसको प्लस क्यू मान लेते हैं। ये ए पॉइंट है जहाँ पे माइनस क्यू है, ये बी पॉइंट है जहाँ पे प्लस क्यू है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ये सेंटर है, सेंटर। ये एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है। मुझे एक्सिस पे एक पॉइंट है पी जिसका डिस्टेंस सेंटर से है आर, क्योंकि डाइपोल में सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो? सेंटर से। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आज ही हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा कि नहीं देखा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये पी पॉइंट किसके फील्ड में है? माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे आएगा ड्यू टू चार्ज एट ए और आएगा ड्यू टू चार्ज एट बी। लेकिन पहले वेक्टर फॉर्म लिखना, क्योंकि वेक्टर जब तक तुमको डायरेक्शन पता नहीं
तब तो डायरेक्टली पॉजिटिव लिख सकते हैं क्या बीच में? नहीं। अब डायरेक्शन बताओ। अब सबसे पहले कीप दिस इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन से दो? चार्ज और रुको गाई मत, दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम है, सिर्फ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस सेम है? नहीं। तो पहले डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये r है, ये l है, तो ये कितना है? r माइनस एल। गुड। और जो दूसरा है, दूसरा ये डिस्टेंस कितना होगा? r प्लस एल। वेरी गुड। तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा है? a का। तो फील्ड किसका कम होगा? a का, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन होता है। E इक्वल्स टू 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ज़्यादा तो फील्ड कम। हो गया यहाँ तक क्लियर? पक्का? किसका फील्ड ज़्यादा है, किसका कम है? ए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स होता है कि अवे होता है? टूवर्ड्स। तो पी पॉइंट पे जब मैं मेजर करूँगा तो मुझे ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिलेगा और टूवर्ड्स मिलेगा। गुड। और पी पॉइंट पे बी का फील्ड अवे होगा कि टूवर्ड्स होगा? अवे होगा और ज़्यादा होगा। वेरी गुड। तो क्या यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है? नहीं। अपोजिट है? हाँ। तो अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो मैग्नीट्यूड्स को क्या करते हो? एडिशन। और अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्शन। और जब सब्ट्रैक्शन करते हो तो कभी भी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। इसलिए जब तुम स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा लिखना, ई पी बी माइनस ई पी ए। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4πε0 चार्ज एट बी अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 चार्ज एट ए अपॉन डिस्टेंस एट ए का स्क्वायर। वेरी गुड। अब चार्ज एट बी क्या है? प्लस क्यू। और चार्ज एट ए क्या है? माइनस क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस क्यू नहीं लिखेंगे। अब बोलोगे क्यों नहीं लिखोगे? मुझे बताओ माइनस तुमने इधर क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। और डायरेक्शन अपोजिट क्यों आया? क्योंकि ये चार्ज क्या था? नेगेटिव। तो तुमने इधर माइनस लिख लिया ना, वापस माइनस मत करना। नहीं तो फिर माइनस और माइनस का आ जाएगा प्लस। मतलब तुम बोल रहे हो दोनों का डायरेक्शन सेम, ऐसा है क्या? नहीं। हाँ तो मत लिखो। इसलिए जब वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं थोड़ा तुमको केयरफुल रहना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत आएंगे। E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q कॉमन आ गया, 1/r b स्क्वायर माइनस 1/r a स्क्वायर। व्हाट इज आर बी? याद होगा r माइनस एल स्क्वायर। व्हाट इज आर ए? r प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1/4πε0 Q r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल इंटू r प्लस एल स्क्वायर एंड स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। तो क्या मैं कॉमन स्क्वायर लिख दूँ? चलता है, वर्क्स परफेक्टली फाइन। तो ये आ गया आपका 1/4πε0 Q। व्हाट इज r प्लस एल स्क्वायर? r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस व्हाट इज r माइनस एल स्क्वायर? माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस b इंटू a प्लस b? a स्क्वायर माइनस, तो ये r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। वेरी गुड। अभी तक ये सब 11th का ही है और 11th का है इसलिए थोड़ा फास्ट रिवीजन है। 12th जब स्टार्ट होगा दैट इज़ फ्रॉम टुमारो, तो एक दिन में 3-4 टॉपिक ही हम लोग कवर करते हैं बिकॉज दिस इज 11th का रिवीजन, विदाउट विच तुमको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। इसलिए डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ, सिर्फ ध्यान दो कि हाँ ऐसा कुछ सुना था। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस।
तो ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया। 2RL और 2RL कितना हो गया? 4RL बराबर। मैंने लिखूंगा, मैं 2 इंटू 2L इंटू R लिखूंगा। चलता है क्या ऐसा? चलता, दौड़ता है। हमने इसको ऐसा क्यों दौड़ाया? क्योंकि क्या आपको याद है? ये भी है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इज 1/4πε0 2 p r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का, दैट इज द फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट क्या आएगा? 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का। बट व्हेन यू चेक बुक्स या फिर गूगल तो तुमको ये फॉर्मूला दिखाते ही नहीं है, तुमको कुछ और ही फॉर्मूला दे देते हैं। वो और क्या है? वो स्पेशल केस है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल या फिर फार अवे पॉइंट, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सेंटर। गुड। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे पी पॉइंट पे, और जो पी पॉइंट है ये बहुत दूर है, फार अवे, और ये फार अवे है इसलिए इसको शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं क्योंकि लेंथ बहुत छोटा हो गया कंपेयर टू डिस्टेंस। तो इसमें कंडीशन है r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l। अगर ऐसा है तो बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली बड़े नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 100 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो E एट एक्सिस 1/4πε0 2πr अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर, तो r क्यूब बचेगा नीचे, तो 1/4πε0 2p/r क्यूब। तो आपको मिलेगा ऐसा फॉर्मूला। लेकिन ये स्पेशल केस है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट डाइपोल या फिर फार अवे पॉइंट। तो याद रखना है। गुड। अब ये कब यूज़ करना, कब वो यूज़ करना, वो डीपीपी मैंने क्वेश्चन दे दूंगा आपको, तो डीपीपी विल टेल यू कब क्या यूज़ करना। ये हो गया कहाँ पे? एक्सिस पे। अब कहाँ फाइंड करना है? इक्वेटर पे। कहाँ फाइंड करना है? इक्वेटर। तो यू शुड रिमेंबर दूसरा केस एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाले हमको पार्ट 2 में, लेकिन CET जेई नीट में सभी लगने वाला है, तो यू मस्ट नो दिस। चलो काम करते हैं ना, इसको A पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। ये है इक्वेटर। इक्वेटर बिकॉज ये सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस को परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस L है, डिस्टेंस भी L है। हमको इस पॉइंट पे जो R डिस्टेंस पे है सेंटर से, वहाँ पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा वापस एक बार बताओ, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? टूवर्ड्स। तो ये आ जाएगा टूवर्ड्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A। EA। What is the direction of electric field due to positive charge? अभी तो ये आ गया ऐसा। This is electric field due to B। अभी एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा, और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्यों? मेरी मर्जी। आई वॉन्ट टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, आई हैव ड्रॉन इट। अच्छा ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा सिमेट्रिक है ना। ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा क्यू करस्पॉन्डिंग। ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा क्यू अल्टरनेट। गुड। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो कंपोनेंट कर लेंगे। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, अगली बार से पता होना चाहिए। एंगल को लग के एडजेसेंट कॉस होता है। तो ये आ गया EB कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा, EB साइन थीटा। ओके गुड। देन एंगल को लग के कॉस और ये साइन,
तो ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा। और ये डिस्टेंस को मैं यहाँ आर बोला है, कुछ नाम चेंज कर दो, समथिंग, सम नेम एज यू वांट टू गिव, कुछ भी बोल दो इसको, समथिंग जो बोलना है वो बोल दो। चलो एक काम करते हैं, इधर इसको वाई बोल देता हूँ, इसको आर बोल देता हूँ। ये आर है तो ये भी आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? चार्ज। क्या चार्ज की वैल्यू सेम है? हाँ, राइट। और डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस सेम है? हाँ। तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और ड्यू टू बी, मैग्नीट्यूड वाइज क्या ये सेम है? हाँ। हम फिलहाल इसको ई बोल देते हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो गए? बचा कौन? हॉरिजॉन्टल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज द एडिशन ऑफ ई ए cos theta and EB cos theta. लेकिन यू नो EA is E, EB is E, तो ये आ जाएगा आपका 2E cos theta। बराबर? पक्का पक्का? गुड। What is cos theta from this triangle? Adjacent side upon hypotenuse. तो 2E, who is adjacent? L. Who is hypotenuse? R. And what is R? What is R? What is R? L square plus y square का रूट, वो याद रखना। अच्छा, बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कैसे फाइंड करते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस R है, डिस्टेंस R है, R। गुड। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या था? 2E cos थीटा। cos थीटा क्या आएगा तुम्हारा? L/R। और ये क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। और ये R Q और साथ में L। व्हाट इज Q इंटू 2L? क्या ये P? क्या ये P? तो यू हैव EP equals to P is equatorial point 1/4 pi epsilon 0 and P by R Q। बराबर? But what is R? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने जानबूझ के नोटेशन चेंज किया, मैंने इंटेंशनली नोटेशन चेंज किया। अगर मैं चाहता तो इसको R बोलता, क्योंकि फिर मैंने पहले ही बोला सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ पे भी हमने जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना डिस्टेंस को क्या बोला? R। जानबूझ के किया, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ इसलिए किया। अब वापस तुमको कंफ्यूज करने के लिए मैं नोटेशन चेंज करता हूँ और मैं करता रहूँगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब एक काम करो ना, इस डिस्टेंस को RB बोल दो और इसको क्या बोल दो? RA, क्योंकि दिस आर द पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, इसलिए वो नहीं होने चाहिए। तो cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन, हाँ, तो इधर क्या लिख देंगे? RB या फिर RA, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। गुड। अब ऐसा जब करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? RB। यहाँ पे क्या लिखोगे? RB। यहाँ पे क्या आएगा? RB। यहाँ पे क्या आएगा? अब याद रखना। अब ठीक है, अब मुझे बताओ ये RB या RA क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, व्हाट इज RB फ्रॉम हियर देन? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, रूट मतलब रेज टू हाफ। तो क्यूब क्या आएगा? क्यूब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय दिस, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। ये है जनरल फॉर्मूला। क्या ये? जनरल फॉर्मूला। अब इसमें भी स्पेशल केस, वही शॉर्ट डाइपोल वाला। हम जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो फार अवे पॉइंट है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, कंडीशन सेम है। R वेरी ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या हो जाएगा? और हमारे पास अगर तुम नोटिस किया होगा तुमने, तो रेज टू क्या था कि नहीं ऐसा?
तो ये क्या बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर रेज टू 3/2, तो आर क्यूब। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर 1/4πε0 p बाय आर क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल या फिर फार अवे पॉइंट। और एक्सिस पे कितना था 2p बाय आर क्यूब, इक्वेटर पे कितना है p बाय आर। तो यहाँ से तुमको ऐसा लिख सकते हो ई एक्सिस इक्वल्स टू 1/4πε0 2p बाय आर क्यूब। तो ई एक्सिस इक्वल्स टू, ये 2 को बाहर रखते हैं, 1/4πε0 p बाय आर क्यूब। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म क्या है 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटर। ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब शॉर्ट डाइपोल बोला हो। क्या बोला हो? शॉर्ट डाइपोल या फिर फार अवे पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब आपका 11 का सिर्फ 3 टॉपिक छोटे छोटे बाकी है, जिसमें एक है टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और तीसरा है गॉस लॉ। और गॉस लॉ ही तुम्हारा 12th का पहला टॉपिक बनता है, करेक्ट? श्योर? तो इसलिए ये 3 चीज़ें मैं कल 12th का स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड एंड फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ 12th का पार्ट।